अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं अहसन रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं। ऐ रब हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात और बलियात से महफूज रख, आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड आर्मी चीफ ने अहम खिताब किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाक फौज ने दहशतगर्दी को शिकस्त दी, हम के लिए भारी कीमत अदा की। मजीद कहा, हमारी तबाही के मंसूबे बनाने वाले आज मायूसी से हमारी कामयाबियां देख रहे हैं। सफर मुश्किल था मगर अब हमारे इदारे मजबूत हो रहे हैं। अब वक्त है कि अपनी सलाहियतें बरोकार लाकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करें। You have proved yourself worthy of a noble yet a very demanding profession. The army, which not only defeated the scourge of terrorism, but also gave a bloody nose to a 5 times bigger army in February 2019. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. We Pakistanis always find a way and that we will inshallah. आर्मी चीफ कहते हैं, आईने पाकिस्तान और कौमी मुफादात तमाम मामलात में हमारे रहनुमा हैं। आईन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे। इदारे मिलकर पाकिस्तान की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। इत्तेहाद हमारी कुव्वत है और इंशाअल्लाह हम सब मुत्तहिद हैं। Today Pakistan is alhamdulillah secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. We Pakistanis have proved that we can do wonders when we keep our national interest above our parochial, institutional and personal interest. Pakistan Army is proud to support the nation as it has always supported us, especially when we were fighting the physical enemies of Pakistan. We have been asked to stand firm in very difficult times, but stand you must. We must not be complacent so close to the finish line. अब रुख करेंगे सियासी अखाड़े का, तो शेख रशीद के बयान के मुतालिक आपको खबर देते हुए बताएं कि नवाज शरीफ लंदन चले गए, अब वापस नहीं आएंगे, ऐसा दावा किया गया है शेख रशीद की जानिब से। कहते हैं ओपोजिशन जलसे करे, अगर कानून हाथ में लिया तो क्रैक डाउन होगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ पहले हाथ हुआ, अब हथोड़ होगा। सियासी पंडित ने एक बार फिर दिसंबर से फरवरी तक का वक्त अहम करार दे दिया। तकरीबन 1 साल हो गया नवाज शरीफ साहब को बाहर गए हुए। सारी कौम को, सारी दुनिया को, सारे डॉक्टरों को बेवकूफ बना के वो लंदन जाके बैठ गए, कभी वापस नहीं आएंगे। 50 सवाल मैंने अपोजिशन से किए, एक का जवाब नहीं आया। मैं दोहराना नहीं चाहता। मौलाना फजलुर रहमान के साथ हथौड़ होगा। पहले हाथ हुआ है तो इस दफा हथौड़ होगा। घबराए नहीं, इनको कुछ नहीं मिलता। सूरज मशरिक से मगरब निकला है, मगरब से मशरक निकला है। फजलुर रहमान की कोई सियासत नहीं है, नवाज शरीफ की कोई सियासत नहीं है, आसिफ जरदारी की कोई सियासत नहीं। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी से साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मुलाकात की। रहनुमा नून लीग ने बिलावल भुट्टो को 16 अक्टूबर को गुजरावाला में होने वाले जलसे में शिरकत की दावत दी। मजीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कदीर राना से। जी बताइएगा अब्दुल कदीर राना के चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर आजम के माबैन मुलाकात हुई है। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कराची के बिलावल हाउस में जो है बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है और इस मुलाकात में जो पीएम है इस हवाले से गई और जो जलसे होने हैं 16 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को उस हवाले से भी बातचीत की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जो है 18 अक्टूबर को जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है मरियम नवाज को जलसे में शिरकत की दावत दी, जबकि शाहिद खान अब्बासी ने 16 अक्टूबर को जो गुजरावाला में जलसा होगा पीडीएम का उसमें शिरकत की दावत दी। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान जो तहरीक है पीडीएम की, इससे पहले ही जो गिरफ्तारियों की धमकी दे रही है। अगर पीडीएम ने जेल भरो तहरीक का आगाज किया तो जेलों में जगह नहीं बचेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भी कहना था कि हुकूमत की जो गरीब दुश्मन पॉलिसियां हैं उनकी बदौलत मुल्क जो है वो बिल्कुल पीछे जा रहा है। लोग बेरोजगार हैं, महंगाई है, हर तरफ नाकानूनियत है
اس لیے یہ جو حکومت ہے موجودہ اس کو زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کیا جا سکتا اور اس کے خلاف جو ہے پی ڈی ایم جو ہے اس ظالم حکومت کو ختم کر کے رہے گی. شکریہ عبدالقدیر رانا. قیادت کے مابین ملاقات کے احوال کو تو آپ نے جانا. اب آپ کو بلاول بھٹو کے بیان کے متعلق خبر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے دن ختم ہو چکے. پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے ذریعے تبدیلی سرکار کو گھر بھیجیں گے، ایسا اعلان کر دیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے، اور کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے. جیال قائد کا کراچی میں وکلا سے خطاب، بولے عوامی مسائل حل نہیں ہو سکتے تو مجبوراً سڑکوں پر آنا پڑے گا. بلاول بھٹو نے میڈیا کو بھی سلیکٹڈ کہہ دیا. اگر میں آپ کا بات پارلیمان میں نہیں اٹھا سکتا، اگر لیڈر آف اپوزیشن کو بولنے کا آزادی پارلیمان میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اگر ہم پارلیمان میں آپ کے مسائل نہیں اٹھا سکتے ہیں پھر ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل سڑکوں پہ اٹھائیں گے. ہمارے عوام تاریخی مسائل کا مقابلہ کرنے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جہاں ہم اس نالائق نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں گے، آپ کو آپ کے حقوق دلوائیں گے اور آپ کے مسائل حل کریں گے. جبکہ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری پر تنقید کی ہے. وفاقی وزیر نے بلاول بھٹو کرپٹ ورثے کے نمائندے ہیں اور قوم کا لوٹا مال واپس کرنا ہوگا، ایسا کہا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے. انہوں نے مزید کہا بلاول اپنے انکل نواز کو کہیں کہ قانون کی حکمرانی کے لیے عدالت میں پیش ہو. زرداری صاحب حکومت میں بھلے چنگے اور اپوزیشن میں بیمار ہو جاتے ہیں. یہاں پر لیں گے ایک بریک. آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ. پھر بعد آپ کو بتائیں وفاقی وزیر فواد چودھری کی پی ڈی ایم پر کڑی تنقید، بولے اپوزیشن کی تحریک کا مقصد احتساب کے عمل کو سپوداز کرنا ہے. مریم نواز اور اپوزیشن کی تحریک کا کیا اخلاقی اور سیاسی جواز ہے؟ مزید بولے کہ بیٹے لندن میں بیٹھے ہیں اور کارکنوں کو کہتے ہیں کہ سڑکوں پر آئیں، اور کرونا کے متعلق انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی دوسری لہر کا خدشہ ہے. سیاسی جماعتوں کو چاہیے فروری تک سیاسی سرگرمیاں بند کر دیں. موسم سرما میں کرونا پھیلنے کا خدشہ پہلے سے زیادہ ہے. جب بھی آپ کی معیشت سہارا ملتا ہے، جب بھی آپ کی معیشت کھڑا ہونا شروع ہوتی ہے، پاکستان کے دشمن ایک ایجنڈے کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتے نہیں دیکھ سکتے. کبھی اپوزیشن تحریک شروع کر دیتی، مریم نواز صاحبہ نے اور ان لوگوں نے جو تحریک کا شوشہ چھوڑا ہے، ایک ابو بچاؤ مہم جو تھی، جو چل رہی تھی، جو ناکام ہوئی، اب اس کو ایک انتشار پھیلاؤ مہم میں تبدیل کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کا نہ تو کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ ہی اس تحریک کا کوئی سیاسی جواز. ان کا جو تمام تر جو ان کا زور ہے اپنے 8 کیسز کے اوپر ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ 8 کیسز ہمارے جو ہیں وہ آپ چھوڑ دیں، اس کے بعد باقی جائے بھاڑ میں. پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود لندن بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنی تحریک میں اتنے سنجیدہ ہیں کہ آپ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے بیٹوں کو پاکستان بھیجنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر کارکنوں سے کیسا مطالبہ ہے کہ آپ سڑک کے اوپر آ جائیں. میں تو اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے کہ 3 مہینے کے لیے کم از کم اپنی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں آپ ان کو معطل کر دیں، اور اب فروری میں، جنوری آخر میں یا فروری میں آپ دوبارہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹی شروع کریں. ہمیں پتہ بھی تو چل جائے نا کہ آگے سردی کا موسم آ رہا ہے، اس میں کیسے کووڈ جو ہے وہ بیہیو کرے گا. ملک لوٹنے والوں کو اب چوری پکڑنے کی فکر ستا رہی ہے. قوم ان کے چہروں کو جانتی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب کہتے ہیں لوٹ مار ایسوسی ایشن نے جو کرنا ہے کر لے، این آر او کسی صورت نہیں ملے گا. پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کہتے ہیں بلاول بھٹو صوبے کا کیس لڑ رہے ہیں. حکومت نے عام آدمی کو کچھ نہیں دیا، غریب اپنے بچے بیچنے پر مجبور، اور وفاق کی حد یہ کہ اب سندھ کے جزائر پر بھی قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے. شرم آنی چاہیے ایسی حکومت کو کہ بھوک سے بدحالی سے کبھی اپنا جگر بیچنے پہ آتے ہیں تو کبھی اپنی کڈنی بیچنے پہ آتے ہیں تو کبھی کچھ کرتے ہیں. آج تو بچے کے بچے بیچنے پہ آ گئے. خودکشیوں کا رجحان، فقیروں کا رجحان، معصوم بچے ہے کسی کا کچھ کہ کچھ شرم کرے.
नवाज शरीफ की तकरीर पर मेरा आज भी मौक़िफ़ वही है। नून लीग के बागी MPA जलील शरकपुरी डट गए, कहते हैं पंजाब असेंबली में होने वाला वाक़या अफसोसनाक है। मजीद कहा, वज़ीर आज़म से मिलना कोई गैर मुनासिब काम नहीं है। पार्टी अनसेटिस्फाइड है किसी से तो वो यकीनन उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है और लेना चाहिए। अगर कोई मेंबर खुद अनसेटिस्फाइड है किसी पार्टी से या अपनी सियासी जिम्मेदारी से तो फिर उसे रिजाइन कर देना चाहिए। जब मैं समझता हूं कि मैं अपने सियासी किरदार के ऊपर सेटिस्फाइड हूं, ना तो मैं मुस्लिम लीग से रिजाइन करने को तैयार हूं और ना ही मैं सियासी अपनी इस मौजूदा पोजीशन से रिजाइन करने को तैयार हूं। अगर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि मेरा स्टैंड उनके मेयार के मुताबिक नहीं है तो उनको हक है कि वो भी फैसला करें। गुजरावाला में नून लीग के बागी MPA के खिलाफ बैनर्स लग गए। बैनर्स GT रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए। कारकुनों ने बागी MPA अशरफ अंसारी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। लीगी कारकुनान ने कहा कि हमने वोट नवाज शरीफ को दिया था, अशरफ अंसारी को नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी के लियाकत बाग में तंजीमी कन्वेंशन। शुमाली पंजाब की तंजीम के नए अहदेदारों ने हल्फ उठाया। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान ने नामुंतखब अरकान से हल्फ लिया। सैफुल्लाह खान न्याजी का कहना था कि अपोजिशन का मकसद मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना है। नया पाकिस्तान बनाने के लिए इमरान खान को मजबूत करना होगा। नवाज शरीफ को फिर अदालत की जानिब से वार्निंग मिल गई। एहतसाब अदालत लाहौर ने नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट केस में 30 दिन में तलब कर लिया। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस अवेजा कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को फिर अदालत की जानिब से वार्निंग मिल गई। एहतसाब अदालत लाहौर ने नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट केस में 30 दिन में तलब कर लिया है। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस अवेजा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस का नवाज शरीफ के इश्तिहारात पीर को अखबारात में शाया करने का फैसला। नवाज शरीफ हाजिर हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीर को इश्तिहार जारी करने का फैसला। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। इश्तिहार के जरिए नवाज शरीफ की तलबी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस ने नवाज शरीफ के इश्तिहारात पीर को अखबारात में शाया करने का फैसला किया है। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि नवाज शरीफ के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर 87 के तहत कार्रवाई करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि अदालत ने अखबारात में तशहीर के बाद कापी नवाज शरीफ को इरसाल करने का हुक्म दिया। सारा मामला अदालती अहकामात के ऐन मुताबिक करेंगे। नवाज शरीफ तलबी का इश्तिहार 2 अखबारों के क्वार्टर पेज पर शाया होगा। इश्तिहार शाया होने के बाद अदालती हुक्म के तहत एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया गया था। अदालत की जानिब से कहा गया कि इश्तिहार शाया होने के 30 रोज के अंदर नवाज शरीफ ने अदालत के सामने सरेंडर न किया तो उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाएगा। अदालत ने इश्तिहार के अखराजात हुकूमत को उठाने की हिदायत की। वारंट्स की तामील के अमल में शामिल 3 अफसरान के बयानात बतौर गवाह कलमबंद करने के बाद अदालत ने इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया। कोरोना के केस तालीमी इदारों में ट्रेस होने लगे। रावलपिंडी के मजीद 10 तालीमी इदारे कोरोना से मुतासिर हो गए। 16 तलबा वायरस से मुतासिर हुए। गुजर खान का एक स्कूल टेक्सला में 3 जबकि मरी के 2 तालीमी इदारों के तालिब इल्मों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर एक ब्रेक के बाद। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अशिया खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस ले लिया। कहा कीमतों में इजाफे की वजूहात का तयन कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते से अशिया खुरनोश की कीमत कम करने के लिए तमाम रियासती वसाइल बरोए कार लाएंगे। मोटरवे पर सफर करने वाले मुसाफिरों की सुनी गई। वजीर आजम का रेस्ट एरिया में अशिया खुरनोश महंगे दामों फरोख्त करने की खबरों का नोटिस। वजारत मवासलात NHA और IG मोटरवे को नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी कहते हैं इन कीमतों में फल देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते।
हुकूमत को बरसर इक़्तिदार आए 2 साल हो गए, अपने वादों पर पूरा न उतर सकी, महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी। मुतलका हुकाम को सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है, हालांकि असल हालात कुछ और हैं। पहले ये था कि कोई चेक एंड बैलेंस होता था, देखते थे, मंडियों में चेक होता था, बाजारों में चेकिंग होती थी। अब गरीब की पहुंच से जो है आलू प्याज जो है वो ही निकल गया है, जो कि बहुत सस्ता होता था। देखें आलू की अभी नए आलू आए हैं तो उसको कम होने के बजाय 10 रुपए और बढ़ गए हैं। जो चीज खाने वाली चीजें हैं वो गरीब की पहुंच से दूर हैं। अगर नॉर्मल फ्रूट मिल जाता है तो वो खाने के लायक ही नहीं होता, उसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत ने बर वक्त महंगाई पर काबू ना पाया तो गरीब आवाम को भूख के मारे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। फलों की कीमतें भाई खुदारा गरीबों पे रहम करें, और इतनी महंगाई तो पहले हुकूमतों में नहीं हुई थी, अब अभी है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत और मुतलका इदारे माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करें जो इस महंगाई की आड़ में गरीब आवाम को लूट रहे हैं। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। हैदराबाद से आपको खबर दें तो हैदराबाद में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। फी किलो आटा 70 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। 10 किलो आटे का थैला 620 के बजाय अब 700 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। फी किलो आटा 70 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। 10 किलो आटे का थैला 620 रुपए के बजाय अब 700 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। आटा चक्की मालकान गंदम की किल्लत को रोना रोते हुए नजर आते हैं कि आटा महंगा फरोख्त करना गंदम की किल्लत को करार दिया है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अशिया खुर्दनोश समेत आटा महंगा करके गरीब आदमी से एक वक्त की रोटी खाने का भी निवाला छीन लिया है। 100 रुपए का आटा हो गया, अब आटा गरीब आदमी कहाँ से ले? गरीब आदमी 500-600 मजदूरी कमाते हैं, आटा इतना महंगा हो गया, गरीब आदमी किस तरीके से हम पूरा करेंगे? आटे की कीमत को भी जो है वो कंट्रोल किया जाए और आटे की कीमत को वापस लिया जाए। आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए आटा सस्ता किया जाए ताकि गरीब आदमी एक वक्त की रोटी सुकून से खा सकें। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा, 1750 रुपए इजाफे के बाद फी तोला कीमत 1,16,350 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने के दाम भी 1500 रुपए बढ़ गए। नई कीमत 99,751 रुपए होगी। टिक टॉक पाबंदी मामला, विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी टिक टॉक की हिमायत में सामने आ गए। बोले, वजीर आजम को खत लिखा है, ऐसे इकदाम से हम टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे रह जाएंगे। मैंने आज खुद वज़ीर आज़म साहब को खत लिखा है जिसमें मैंने उनकी तवज्जो ये दिलाई है कि पीटीए की तरफ से जो टिक टॉक के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बिजनेस बिल्कुल बैठ जाएगा। ये जो टिक टॉक है या यूट्यूब है या फेसबुक है, ये कंपनियां नहीं है, इनको आप पूरे मुल्क समझें। इनके जो बजट्स हैं वो हमारे मुल्कों से ज्यादा है। अगर हमने ये पाबंदियां लगा करके इस तरह से अपना मामला चलाया और हर बात के ऊपर हमने बैन कर दिया तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बिजनेस बिल्कुल बैठ जाएगा और ये हम पहले ही बहुत पीछे रह गए हैं। इसके ऊपर हम इतना नीचे चले जाएंगे कि हम उठ ही नहीं पाएंगे। हुकूमत ने आखिरकार टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। चीन से ऑपरेट होने वाली समाजी ऐप के मवाद ने जहां नौजवानों के छुपे टैलेंट को सामने लाने में अहम किरदार अदा किया, वहीं माशरे में कई मनफी रुझानात को भी जन्म दिया। टिकटॉक ऐप जहां नौजवानों को रोजगार मुहैया करने, छुपे टैलेंट को सामने लाने और शोहरत हासिल करने का बाइस बन रही थी, तो वहीं पर कई नौजवान अपनी लापरवाही और कुछ मुख्तलिफ करने की गर्ज से अपनी जिंदगियों के चिराग गुल कर रहे थे। शहरियों का कहना है कि टिकटॉक मुआशरे में मनफी रुझान को जन्म देने समेत फहाशी और नफरत जैसे अनासिर को भी फरोग दे रही थी और मकबूलियत और शोहरत की आड़ में कई नौजवान अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे। अगर जहाँ तक टिकटॉक की बात है तो टिकटॉक हमारे जो माशरे में है, वो जो हमारी आज की नस्ल है वो उसको बहुत गलत तरीके से ले रही है। इस टिकटॉक से ना सिर्फ अमवात हो रही है बल्कि बहुत ज्यादा बेहयाई भी फैल रही है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि नौजवान नस्ल में टिकटॉक के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से नौजवान इस ऐप के आदी होते जा रहे हैं, जिसकी असल वजह
टिक टॉक की बेजा और बआसानी दस्तयाबी है। टिक टॉक एक तो ये कि हर एक के पास बहुत इजीली अवेलेबल है और ये एडिक्शन जाहिर है, आप एक चीज़ इजीली मिलती रहेगी, उसको देखते रहेंगे, उसमें जो ग्लैमर है उसको एंजॉय करेंगे, उसमें जो सब कुछ हो रहा है, और फिर ये कि उसको फिर रीइंफोर्स भी किया जाता है, यानी कि कोई ना कोई रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। टिक टॉक के इन मनफी असरात की वजह से पहले भारत और अमेरिका ने इस ऐप पर पाबंदी आयद की, ताहम अब पाकिस्तान में भी टिक टॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। विहाड़ी से आपको खबर दें तो विहाड़ी में मुल्तान रोड पर मुसाफिर कोच में तसादुम हादसे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 19 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चारसदा में ज़ैनब ज़्यादती और कत्ल केस में सफाक मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम ने पुलिस के सामने एतराफ जुर्म भी कर लिया। कोटली में घरेलू नचाकी पर खातून ने 5 बच्चों समेत दरियाए पुंछ में छलांग लगा दी। मां और 3 बच्चों को बचा लिया गया, 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। एबटाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने ताजिर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया। ताजिरों के एहतजाज पर ट्रैफिक अहलकारों ने ताजिरों को तशद्दुद का निशाना बना दिया। पुलिस अपने पेटी बंद भाइयों को बचाने में मसरूफ है। पुलिस एहलकारों ने अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए 5 ताजिरों को गिरफ्तार कर लिया। शोला बयान सियासी मुकर्रर शेख रशीद की वजारत ने भी मदद मांग ली। रेलवे हुकाम ने माली बहरान तस्लीम करते हुए विफाकी हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की है। वजीर रेलवे इससे कबल रेलवे की खुशहाली और खसारा कम करने के बुलंदोबांग दावे करते रहे हैं। सियासी पेशगोयां करने वाले शेख रशीद अपनी ही वजारत से बेखबर निकले। वजारत अंदर ही अंदर से खोखली होती रही। वजीर मासूफ तरक्की के दावे करते रहे। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की कोई तकरीर उठाकर देख ले, वो हमेशा ये दावा करते दिखाई देंगे कि हमने रेलवे को बहरान से निकाला, मामले और खसारा ठीक किया, हर तरफ ट्रेनें चलाई। लेकिन हकीकत अब खुलकर सामने आई है कि उनकी अपनी वजारत ही माली बहरान का शिकार है। रेलवे हुकाम ने विफाकी हुकूमत के नाम खत में माली मदद की दरख्वास्त की है ताकि वो रेलवे को इस बहरान से बचा सके। रेलवे हुकाम का कहना है कि अगर मदद ना की गई तो पाकिस्तान रेलवे आइंदा 2 माह तक ना ही तनख्वाहें अदा हो पाएंगी और पेंशन भी मुतासिर हो सकती है। हुकाम ने खत में तस्लीम किया है कि रेलवे की आमदनी इस वक्त कम होकर 50% रह चुकी है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर में काबिज फौज की बर्बरियत कम न हुई। सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है। जिला गुलगाम में भारतीय फौज ने नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मजलूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर की सियारात छटने का नाम ही नहीं ले रही। मकबूजा कश्मीर में रियासी दहशतगर्द भारत की फौज जुल्म और सितम के पहाड़ ढा रही है। जुल्म अजीम पर अक़वाम आलम हमेशा की तरह खामोश तमाशाई बनी बैठी है। जिला कुलगाम में भारतीय फौज ने नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया। दोनों कश्मीरियों को चिंगाम के इलाके में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई में शहीद किया गया। उधर भारतीय फौज में बढ़ती हुई बगावत, अफसरों का सिपाहियों से तल्ख रवैया और निहत्ते और बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ले आम से भारतीय फौज का मोराल पस्त होने लगा। एक भारतीय फौजी श्रीनगर में अपने कैंप से पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। लापता सिपाही का सुराग लगाने के लिए कोशिशें जारी हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म और सितम की दास्तान न सिर्फ दिल दहला देने वाली है बल्कि अक़वाम आलम के बनाए गए इंसानी हकूक की खुलम खुला खिलाफ वर्जी भी है। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और खवातीन कोई भी भारतीय जारियत से महफूज नहीं। जन्नत नजीर वादी में कब्रिस्तान जैसी खामोशी, बहते झरनों में पानी की जगह खून बहने लगा। आजादी के मतवालों पर भारतीय फौजियों का ऐसा दर्दनाक तशद्दुद कि इंसानियत शर्मा जाए। बदतरीन तशद्दुद भी नाकाम, लेके रहेंगे आजादी का नारा सर चढ़ कर बोलने लगा। भारत की तरफ से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मसालिम बर्दाश्त की हदों से तजावुज कर चुके। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द खवातीन सभी इस जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। फूलों को बेदर्दी से मसल दिया जाता है। बच्चों पर ऐसा बेईमाना तशद्दुद कि उसके तस्वुर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसानियत शर्माने लगती है।
जवानों को अगवा करके लापता कर दिया जाता है और बाद अज़ां बेदर्दी से मस्क शुदा लाशें तौहीन आमेज अंदाज में फेंक दी जाती हैं, जो भारत की फिरौनियत और चंगेजियत का मुंह बोलता सबूत होती हैं। पैलेट गन से हजारों बच्चों और दीगर अफराद की बीनाई खत्म हो चुकी है। खवातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाकर हव्वा की बेटी की हुर्मत और तक़द्दुस को पामाल किया जाता है। हंसते बसते घरों को उजाड़ना भारतीय फौज और भारतीय पुलिस का मशगला बन चुका है। इंसानी हुकूक की पामाली की शायद ही ऐसी कोई और नजीर कहीं मिलती हो। मदद के मुंतजिर इन मजलूम कश्मीरियों की फरियाद कौन सुनेगा? आलमी बरादरी तो जैसे बहरी हो चुकी है। आलमी ताकतें मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली का नोटिस लें और भारतीय जबर तशद्दुद के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात करें। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने रीजनल ऑफिस फैसलाबाद के ज़ेली दफ्तर सरगोदा का दौरा किया। चेयरमैन पैमरा ने स्टेक होल्डर्स से जायज मुतालबात को बर वक्त पूरा करने के लिए सरगोदा ऑफिस को मजीद फाल बनाने पर जोर दिया। अपने दौरे के दौरान चेयरमैन पैमरा ने सरगोदा के केबल ऑपरेटर्स के नुमाइंदगान से भी मुलाकात की और उनको यकीन दहानी करवाई कि पैमरा उनके तमाम जायज मुतालबात पूरा करेगा। उन्होंने केबल ऑपरेटर्स को पैमरा कवानीन के दायरे में रहते हुए गैर कानूनी और ममनुआ चैनल्स को फौरन बंद करने की हिदायत की। इस्लामाबाद में अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था, हुकूमत मुल्क में फिरकावारियत को फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। हम सबको मिलकर साजिशों को नाकाम बनाना है। अमन कॉन्फ्रेंस में उलमा व मशाइख समेत अफराद की कसीर तादाद में शिरकत और तकफीर व तौहीन से बेजारी का ऐलान किया गया। उलमा व मशाइख का कहना था कि तौहीन व तफरी पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम मुल्क में अमन व इत्तेहाद के दाई हैं। मुकद्दस हस्तियों के खिलाफ तौहीन व तकफीर करने वालों के खिलाफ हुकूमत इक़दामात उठाए और मुत्तफ़िक़ा ज़ाब्ते इख़लाक़ पर अमल दरामद यकीनी बनाए। नाम नहाद मुआहदे के बाद भी फलस्तीनियों के लिए अजियत का सिलसिला न थम सका। इसराइली वजीर आजम ने इथियोपिया के 2000 यहूदियों को फलस्तीन में आबाद करने का मंसूबा बना लिया। इसराइल का मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के साथ सफारती ताल्लुकात के बाद निहत्ते फलस्तीनियों पर एक और बार सेवनी हुकूमत ने एक बार फिर मजलूम फलस्तीनियों के हक पर डाका डालने की पूरी तैयारी कर ली। इसराइली वजीर आजम ने अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया के 2000 यहूदियों को फलस्तीन की सरजमीन पर आबाद करने का ऐलान कर दिया। इथियोपिया के वजीर आजम से इस हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। आजरबाईजान अर्मीनिया में जंग बंदी से कबल फिर झड़पे। अर्मीनिया ने सीज फायर से कबल गुलजानाबाद अजला पर गोलाबारी की। आजरबाईजान की वजारत दिफा के मुताबिक अर्मीनिया के हमलों का भरपूर जवाब दिया गया। अर्मीनिया और आजरबाईजान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे पर पहले दिन ही अमल दरामद न हो सका। समंदरी तूफान डेल्टा अमरीकी रियासत लुजानिया से टकरा गया। तेज हवाओं और बारिशों के सबब दरअसल से उखड़ गए। कई मकानात की छतें उड़ गई। 3,50,000 अफराद बिजली की सहूलत से महरूम हो गए। समंदरी तूफान अमरीकी रियासत लुजियाना से टकरा गया। तेज हवाओं और बारिशों के सबब दरख्त जड़ से उखड़ गए। कई मकानात की छतें उड़ गई। 3,50,000 अफराद बिजली की सहूलत से महरूम हो गए। अफगानिस्तान का अमन एक बार फिर दुश्मनों के निशाने पर आ गया। सूबा हेलमंद में सड़क किनारे बम धमाके में 7 जाने चले हैं। मरने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के बावजूद अफगानिस्तान के अवाम अमन को तरस गए। अफगानिस्तान के सूबा हेलमंद के जिला गशक में सड़क किनारे नस्ब बम धमाके में 7 शहरी हलाक और 9 शदीद जख्मी हो गए। अफगान वजारत दिफा ने धमाके में हलाकतों की तस्दीक कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अतालवी साइकिल रेस के सनसनीखेज मुकाबले 7वें मरहले में फ्रांसीसी साइकिलिस्ट ने कामयाबी समेटी। हाजिर होते हैं कुछ देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।